जय हिंद एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। ये है हमारा आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स। आज हमारे पास 4 टॉपिक है जिसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये मेजर टॉपिक है, और भी टॉपिक है, स्मॉल टॉपिक है जिसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। बिसाइड दैट एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि जो मेंस का आंसर हम लोग डेली बेसिस पे क्वेश्चन आंसर अप्रोच और आंसर तीनों डिस्कस करते थे, अब आपको आंसर दे दिया जाएगा आज का, और क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको आंसर लिखना होगा, और कल जो होगा वो डिस्कशन होगा। सेम विल बी फॉर द जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया जाता था, आज आपको दे दिया जाएगा, आप उसको ट्राई कीजिएगा, उसका आंसर अप्रोच भी दे दिया जाएगा और नेक्स्ट डे उसका डिस्कशन होगा। ये डिस्कशन स्टार्टिंग में ही कर लेंगे, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इसका फायदा ये है कि आपका रिवीजन हो जाएगा, जो भी आप पढ़े रहेंगे कल एक बार रिवाइज करने से वो ज़्यादा दिन तक याद रहता है, तो आप एग्जाम में उसको रिकॉल कर पाएंगे। ये हमारा अप्रोच है। क्या टॉपिक है आज के डिस्कशन का? मेन टॉपिक है कि ये हाफ हार्टेड क्लाइमेट चेंज वर्डिक्ट। इस पे हमने आज मेंस भी इसी क्वेश्चन पे लिखेंगे, इसी टॉपिक पे लिखेंगे। यहाँ पे कि हाफ हार्टेड मतलब आधा दिल से जो सोल्यूशन दिया जाए। वर्डिक्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया? उन्होंने बोला कि जो राइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, लोगों के घर डूब गए हैं, लोगों को बीमारियां हुई हैं, तो उसके अगेंस्ट में कौन राइटफुल होगा? अभी तो ये बाइंडिंग नहीं है, लेकिन स्टेट को कंपनसेट करना पड़ेगा। अगर पीपल कोई लोग ये प्रूफ कर दें कि हमारे घर में जो बाढ़ आया है वो क्लाइमेट चेंज के कारण आया है और सरकार इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है जिससे क्लाइमेट चेंज रोका जा सके। लेकिन यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का एक ओपिनियन था कि हम जो एमिशन है उसको हम रिड्यूस करेंगे बाय द रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है, जो रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने दिया है वो फ्लॉड है, उसमें सुधार की जरूरत है। तो उसका डिटेल डिस्कशन होगा, जीएस पेपर 3 में आता है, इन्वायरमेंट के अंडर में इसका डिस्कशन होगा, और ये मेंस स्पेसिफिक होगा। प्रीलिम्स में उतना इसका रेलिवेंस नहीं है, मेंस है क्योंकि एनालिटिकल है। फिर हम देखेंगे कि गेटिंग टू ए न्यू लेवल ऑफ द इंडियाज ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर। जो गेमिंग है उसका मार्केट अब बढ़ रहा है और उस पर हम देख रहे हैं ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि अब गेमिंग में बेटिंग भी हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी हो रहा है, लोग प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं। तो जो पहले सोचा जाता था कि गेमिंग एक तरीके से इलीगल चीज़ है, वो अब नहीं रहा है। अब ऐसा माना जा रहा है कि उसमें आप जॉब भी कर सकते हैं, आपका लाइवलीहुड भी हो सकता है, आपका जॉब अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो अगेन ये मेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जीएस पेपर 3, एंड ये इकोनॉमिक्स का मेन है। साइंस एंड टेक जो टेक्नोलॉजी इसमें लगती है वो है, तो इतना साइंस एंड टेक का नहीं है। डिजिटल इंडिया के अंडर में ये आता है, तो थोड़ा बहुत हम कह देंगे कि यस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में है। फिर हम देखेंगे व्हाट इज कार्बन फार्मिंग। फार्मिंग क्या होता है? आप कल्टीवेट करते हैं, और कार्बन फार्मिंग मीन्स कार्बन को बो रहे हैं। कार्बन को बो रहे हैं इसका मतलब आप जो एमिशन है उसको उसकी तुलना में जो एब्जॉर्प्शन है उसको ज्यादा करेंगे, तभी तो होगा कार्बन फार्मिंग। जनरली क्या होता है कि अभी का ट्रेंड ये है कि एमिशन ज्यादा हो रहा है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? जो गैस जाता है हवा में रुक जाता है, वो जो टेम्परेचर जो सूरज से जो सन से रेज आती है, हीट आती है, उसको सोख लेता है और ज्यादा दिन तक वो एमिट करता रहता है, और जो अर्थ का टेम्परेचर ओवरऑल है वो इंक्रीज करता रहता है। हमें क्या करना है? इसका सोल्यूशन यही है कि जो कार्बन या जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो ज्यादा ना निकले, ऑक्सीजन ज्यादा निकले, नाइट्रोजन ज्यादा निकले। वो तो ठंड वो तो एक तरीके से उतना उनमें कैपेसिटी नहीं होता है कि हीट को एब्जॉर्ब करने का, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मेथेन हुआ, इन सबों में ज्यादा कैपेसिटी होता है। क्या? जो हमारा हीट कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने का वो इंक्रीज होगा, और इसलिए हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमें देखने को मिलता है। तो काफी इस पर डिटेल एनालिसिस है। अगेन इसको मेंस पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे, क्योंकि जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट के सेक्शन में इसको पूछा जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट लास्ट जो न्यूज हम पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग साइंस बिहाइंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसको एमआरआई कहते हैं, आप सभी ने इसको सुना होगा। एमआरआई आप सुनते होंगे कि एमआरआई कराने जाना है। आई फॉरगेट स्कैन, कौन सा स्कैन होता है? आई जस्ट सीटी स्कैन। हाँ, तो सीटी स्कैन और जो एमआरआई के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको वन बाय वन हम इसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट पेज से। फ्रंट पेज पे पहला न्यूज काफी अच्छा न्यूज है। 7 महीने बाद अब जाके
जो हमास है इजराइल के बीच में, वो थोड़ा सा समझौता है और इसका मीडिएटर कौन रहा है? इजिप्ट एंड कतार। इजिप्ट एंड कतार कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहे थे कि जो मीडिएशन है वो हो जाए और ये युद्ध में विराम हो जाए। लेकिन ये देखिएगा कि इजिप्ट एंड कतार का मीडिएशन है, हमास ने समझौता किया है, इजराइल का अभी भी कोई कमेंट नहीं आया है। तो इजराइल का क्या स्टैंड है अभी एक दो दिन में क्लियर होगा, लेकिन अभी इजराइल ने कोई अपना कमेंट नहीं किया है। क्या इसका कोर है, इस सीज फायर एग्रीमेंट में क्या क्या शर्तें हैं वो भी बाहर नहीं आई है। इतना पता है कि इजराइल एंड इजिप्ट एंड कतार इनको को प्रपोजल था, हमास ने मान लिया है। हमास ने कहा कि हम स्टेज वाइज मैनर में जितने भी हॉस्टेज हैं इजराइल के उसको छोड़ेंगे। आप देखिएगा क्राइसिस बहुत हाई पे था, 34,000 लोग मर चुके थे। 34,000 लोग में दिक्कत ये थी कि मोस्ट ऑफ देम वो चिल्ड्रन एंड वीमेन हैं। इजराइल के लिए जो सिंपैथी स्टार्टिंग में था कि उसके 1200 लोग मरे हैं, लेकिन जब यहाँ पे अटैक इजराइल का होना स्टार्ट हुआ और जब वीमेंस और चिल्ड्रन का डेथ टोल काफ़ी इंक्रीज हो गया, तो इजराइल के अगेंस्ट में जो सेंटीमेंट था वो था। यूएस में भी कई ऐसे ग्रुप थे जो इजराइल के अगेंस्ट में खड़ा हो गए थे। हमने देखा है कि यूएस बैक्ड प्रपोजल भी आया है इस सीज एग्रीमेंट को। यूएस भी इतना सपोर्ट में इजराइल के लास्ट तक नहीं आ रहा था, ऐसे खड़ा था यूएस लगातार यूएन में इजराइल के सपोर्ट में वोट कर रहा था, वीटो कर रहा था। लेकिन अभी हमने लास्ट में देखा था एक वीटो को उन्होंने एब्सटेन किया था और थोड़ा सा उनके जो प्रेसिडेंट हैं वहां से निगेटिव स्टेटमेंट आया था इजराइल के वार को लेके। नेक्स्ट न्यूज जो फ्रंट पेज पे ही है कि सुप्रीम कोर्ट सीक्स रिपोर्ट एज तमिलनाडु ईडी स्पार ओवर एंड सैंड माइनिंग केस। तो हमने देखा है कि जो तमिलनाडु के स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट ऑफिसर हैं उनके और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड उनके ऑफिसर्स हैं उनके बीच में लड़ाई चल रहा था, एक टसल चल रहा था। जो ईडी था उन्होंने जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनके खिलाफ सम्मन जारी किया था कि वहाँ पे सैंड माइनिंग हो रही है, आप लोग आइए उसका रिपोर्ट दीजिए। कलेक्टर जाने को तैयार नहीं थे। अब कलेक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार लगाई कि अगर आपको सम्मन आता है तो आपको जाना है। एज पर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2006 बोलता है, 2002 बोलता है कि आपको अगर ईडी कभी भी बुलाता है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में या करप्शन के केस में आपको जाके करना है। अब तमिलनाडु के कलेक्टर जो जिनको सम्मन किया गया था वो गए थे, उनका ये है कि कंप्लेन कि ईडी हमको बुला के 11 बजे से रात को 8:30 बजे तक रोक के रखी थी बिना मतलब। अब ईडी का कहना है कि जो ऑफिसर आए थे वो कोई डॉक्यूमेंट और कोई भी डिटेल देने को तैयार नहीं थे। तो एक तरीके से ये टसल कंटिन्यूअसली चल रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट है तमिलनाडु के और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो हमने देखा है कि सेंटर स्टेट रिलेशन का जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो ये सब एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं जो कंटिन्यूअसली चल रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल के साथ चल रहा है, केरला के साथ चल रहा है, काफ़ी एग्जाम्पल है। तो इन सब का आने के चांसेस भी है मेंस में, क्योंकि कंटिन्यूअसली इस पे डिबेट एंड कॉन्फ्लिक्ट है। ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज है कि हेमंत सीक्स अर्जेंट हियरिंग ऑफ पिटीशन अगेंस्ट द अरेस्ट इन द मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो ये भी एक सेंटर स्टेट का एग्जांपल दे सकते हैं, द वे ऑफ द ईडी बीइंग यूज्ड, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पिटीशन लेता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्रिमिनल एंड टेररिस्ट अटैक से रिलेटेड है, कोई खास नहीं है इसमें, है कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में अटैक हुआ था और वहां पे जो टेररिस्ट है उनका स्केच बना लिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या पकड़े जाते हैं कि नहीं पकड़े जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो हमारा है वो एडिटोरियल पेज पे हम आएंगे। यहाँ पे रेलिवेंट न्यूज है ए हाफ हार्टेड क्लाइमेट चेंज वर्डिक्ट। जो हमारा पहला न्यूज था जो हम एनालिसिस करने वाले थे, वो पहला न्यूज हम देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे जो मेन डिबेट चल रहा है, जो राइटर है, राइटर दो राइटर इसको लिखे हैं, आशीष कोठारी हैं एंड सृष्टि वाजपेयी हैं। इन लोगों का मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है वो कंप्लीट नहीं है। और केस का नाम क्या है? एमके रंजीत सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो बैलेंस हमें बनाना है। क्या मेन मैटर था? मैटर ये था कि जो इंडियन ग्रेट बस्टर्ड हैं, जो कि जिनकी संख्या कंटिन्यूअसली कम हो रही थी, नियर अबाउट 124 या 136 ऐसे बच्चे हैं, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में आने लगे हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड
IUCN जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेटस देता है, और अगर किसी भी पशु पक्षी या किसी भी पौधे प्लांट का एक पर्टिकुलर नंबर से नीचे अगर संख्या आ जाती है तो उसको डिक्लेयर किया जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और वो विलुप्त हो जाते हैं तो उनको एक्सटिंक्ट का स्टेटस दिया जाता है। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं उनका नंबर नियर अबाउट 100 के आसपास अब आ गया है, और ये माना जा रहा है कि अगर इनका प्रोटेक्शन नहीं दिया जाए तो मे भी 5 साल 6 साल में ये विलुप्त हो जाएंगे और हम लोग सिर्फ उनको पिक्चरों में देख पाएंगे, रियलिटी में नहीं देख पाएंगे। एक चीज और जानिएगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो सबसे भारी पक्षी है, काफी उसका वेट होता है, और वो इनका जो मैक्सिमम डेथ अभी पाया गया है गुजरात और राजस्थान जिस एरिया में ये पाए जाते हैं, वहां पे जो सोलर एनर्जी के ट्रांसमिशन लाइन है और जो विंड एनर्जी के ट्रांसमिशन लाइन है जो बहुत ही हाई पावर्ड बनाए जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में और गुजरात में वहां पे धूप ज्यादा होती है तो सोलर एनर्जी ज्यादा है, विंड का भी फ्लो काफी ज्यादा है तो वहां पे विंड एनर्जी है, तो उससे ये टकरा रहे हैं, उनसे करंट लग रही है और इनका डेथ हो रहा है, क्योंकि इनकी वेट बहुत ज्यादा होती है और ये इतने बड़े होते हैं कि 2 ट्रांसमिशन लाइन के बीच में चपक जाते हैं तो करंट फ्लो होने लगता है। जनरली आप पंक्षियों को देखिएगा कि एक तार पे बैठेंगे तो लूप नहीं बन पाता, लूप बनने के लिए हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज होना चाहिए, सिर्फ एक वोल्टेज है तो वो नहीं जाएगा आपके अंदर, जहां पे वोल्टेज डिफरेंस आती है तभी आपके बीच में फ्लो होगा। आप जनरली देखते होंगे कि चप्पल पहन ले तो नहीं होगा, क्योंकि चप्पल कंडक्ट करता ही नहीं है, जब करंट फ्लो होगा तभी करंट लगता है, तो यहाँ पे उनकी वेट और साइज इतना ज्यादा कि करंट फ्लो हो रहा है और वो डेथ हो रहा है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी पावर ट्रांसमिशन लाइन है अब नहीं बनने चाहिए, और अगर जो बन चुके हैं उनको नीचे जमीन के अंदर से दौड़ाइए, क्योंकि हमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाना भी जरूरी है। लेकिन दोबारा सेंट्रल गवर्नमेंट बोली, सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि हमें सिर्फ स्पीसीज को ही नहीं बचाना है, ठीक है स्पीसीज को हम बचाएंगे, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमने इंटरनेशनल फोरम पे जो प्लेटफॉर्म है उस पर प्रॉमिस किया है कि हम कोल एनर्जी से शिफ्ट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में, और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, यही 2 मुख्य जो एनर्जी के रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं, अगर आप उन्हीं को बंद कर देंगे तो हमारा शिफ्ट नहीं हो पाएगा और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ज्यादा होगा। तो एक पक्षी को बचाने के चक्कर में आप पूरे ह्यूमैनिटी को, पूरे देश के लोगों को ग्लोबल वार्मिंग से फेस नहीं करा सकते। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है हम इसमें मिडिल ग्राउंड लेते हैं। ओके, तो यही मैटर चल रहा है। तो इस पे अब ये राइटर है, ये इससे तैयार नहीं है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी के चक्कर में आप किसी पंछी को एकदम विलुप्त कर दें। इनका कहना है कि जो आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं वो फुल्ली इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है। इनका मानना है कि जो ये रिन्यूएबल एनर्जी है जिसमें कि हाइड्रो पावर प्लांट भी आएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आएगा। अब इनका मानना है कि हाइड्रो पावर प्लांट से भूकंप आ रहे हैं। कैसे भूकंप आ रहे हैं? जो डैम बड़े बड़े बन रहे हैं हिमाचल में, उत्तराखंड में कई भूकंप देखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। आप रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को इससे भी दिक्कत है। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में ये बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी को आप कह रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी है, लेकिन इससे भी तो रेडिएशन होता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों टाइप के एनर्जी से ये राइटर जो है वो एग्री नहीं करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या मेन बेसिस था जो कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने वर्डिक्ट दिया था? राइट टू लाइफ एंड राइट टू इक्वालिटी। उन्होंने कहा था कि एक जो आम जनता है उसको राइट टू लाइफ का अधिकार है, और जब क्लाइमेट चेंज होगा, जब बाढ़ आएगी, तो आपके घर में अगर बाढ़ आ गया तो आप एक अच्छा जिंदगी नहीं जी रहे, आप परेशान हो रहे हैं, और उसको राइट टू लाइफ के अगेंस्ट में माना जाएगा। राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट में है। क्यों अगेंस्ट में है? जैसे कि जो क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा इंपैक्ट है गरीब लोगों के पास है। अमीर है एसी लगाएगा, उसके पास कूलर है, उसके पास 10 तरीके के संसाधन है, वो कुल्लू मनाली कहीं जा सकते हैं, लेकिन जो गरीब है उसको धूप में ही रहना पड़ता है। कई तो ऐसे मजदूर हैं जो कि दीवार के छांव में रहते हैं। आप उनके लिए क्लाइमेट चेंज ज्यादा बढ़ेगी, उनको ज्यादा इंपैक्ट है। अमीर है वो एसी चला रहा है, 10 एसी चलाएगा, एक और एसी खरीद लेगा, उसके लिए क्लाइमेट चेंज से दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आदमी दीवार के छांव में सो रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो उसको ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि उसके पास तो बटन है नहीं कि वो अपने एसी का टेम्परेचर लो या हाई करे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वालिटी के राइट टू इक्वालिटी है, इसके भी खिलाफ है। जो मार्जिनाइज्ड सेक्शन है उनके खिलाफ है, ज्यादा है। यहाँ पे उन्होंने बोला भी है सुप्रीम कोर्ट ने, एक लाइन में उन्होंने साफ साफ कहा है कि दिस इज अगेंस्ट द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। ओके, तो यस, कहाँ पे है वो लाइन?
डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ द इम्पैक्ट फेल्ट बाय द ऑलरेडी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे मार्जिनलाइज सेक्शन कौन है? जो सबसे ज्यादा गरीब है और सबसे ज्यादा कमजोर है। अब यहाँ पे राइटर का एक और स्टैंड है कि अगर आप सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को भी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मानते हैं तो वो भी नहीं है। इन्होंने कहा कि जैसे एग्जांपल दिया है कि लद्दाख में 13 गीगावाट का सोलर प्रोजेक्ट बनाना था। अब उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 2000 एकड़ लैंड को एक्वायर किया, 20,000 एकड़ लैंड को एक्वायर किया है, और वो जो लैंड है वो फ्रेजाइल इकोसिस्टम से लिया गया है। फ्रेजाइल इकोसिस्टम मींस की यूनिक तरीके के पशु पंछी रहते हैं। अब आप उस जंगल को लेके अगर आप सोलर पावर प्लांट या विंड पावर प्लांट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं कट करेंगे, इंसान वहां जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। इन्होंने कई एग्जाम्पल दिया, जैसे उन्होंने 1400 एकड़ अभी एक छर्री ढंड कंजर्वेशन रिजर्व है जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी काफी सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे लिया है। यहाँ पे भी हमने देखा है कि जो वहाँ का मालधारी कम्युनिटी है, जो ट्राइबल पीपल है, पेस्टोरलिस्ट है, उनका पूरा का पूरा लाइवलीहुड चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनका मानना है कि जो आप सोलर एनर्जी का बहाना बना रहे हैं कि ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, तो वो फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि उससे भी जंगल कटा है, उससे भी जो आम जनता है, आदिवासी हैं, उनकी लाइवलीहुड गई है। तो इन्होंने दुख व्यक्त किया है कि सबसे ज्यादा दुख की बात है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पे आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कराते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है? एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। आप देखिए असेसमेंट कर रहे हैं, किस चीज का असेसमेंट कर रहे हैं? इम्पैक्ट का। और किसके अगेंस्ट में? जब कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, निगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट जो भी पड़ता है, उसका जो असेसमेंट होता है उसको आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। इससे कंटिन्यूअसली इस पे लॉ है, 1995 से लॉ बनना स्टार्ट हुआ था, 2006 में इसको चेंज किया गया था, और 2020 में लेटेस्ट अमेंडमेंट है। अब कोई भी प्रोजेक्ट जैसे बना, आपको रोड ही बनाना है, हाईवे बनाना है, रेलवे बनाना है, कहीं माइनिंग करना है, कहीं ना कहीं आप कोई एरिया लेंगे, जब माइनिंग करेंगे तो कोल निकलेगा, पूरे इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप के गैसेस निकलेंगे, वहाँ का जो रोड है वहाँ पे कोल के पार्टिकल्स जाने लगेंगे, और जो आसपास के लोग हैं उनके अगर सांसों में ऐसे पार्टिकल जाते हैं तो उनका डेथ होता है, कई तरीके की बीमारियां होती हैं। तो ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पहले एक कमेटी बनाई जाती है, वो पूरा उस पर एनालिसिस करता है, रिपोर्ट देता है, फिर गांव के लोग, उस एरिया के लोग मिलते हैं और फिर वोट करते हैं कि ये प्रोजेक्ट बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। यही है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के कई स्टेप है। जो पहला स्टेप है वो स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग में क्या करते हैं कि वो कैटेगरी देखते हैं कि किस तरीके का ये प्रोजेक्ट है, कि बहुत भारी प्रोजेक्ट है, ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है, तो या दूसरा हम देखेंगे स्कोपिंग, कि जिस कैटेगरी को, जिस टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमने लिया कि ये हम एनालिसिस करेंगे, उसके बेसिस पे हम रिपोर्ट देते हैं। और उसके बाद पब्लिक हियरिंग, वहाँ के लोग आएंगे, वोट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद लास्ट में अप्रेजल होकर उस पर डिसीजन लिया जाएगा। अब जो स्क्रीनिंग होगा, कैटेगरी ए और बी के दो तरीके के प्रोजेक्ट में बांटा जाता है। अगर कैटेगरी ए में कौन आएगा? जो बहुत ही बिग साइज प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि आपने बहुत बड़ा स्टील प्लांट लगाना हो, बहुत बड़ा कोई ट्रक बनाने की फैक्ट्री लगानी हो, बहुत बड़े लेवल पे अगर आपका प्रोजेक्ट है तो वो कैटेगरी ए में आएगा, और यहाँ पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कंपलसरी है। जो दूसरा कैटेगरी है, कैटेगरी बी है। कैटेगरी बी में भी दो तरीके से बांटा गया है, B1 एंड B2। B1 ये होगा कि ओवरऑल कैटेगरी बी में मीडियम साइज के आएंगे, छोटे साइज के आएंगे, जैसे कि आपको टैनरीज करना है, केमिकल, छोटा सा केमिकल की फैक्ट्री लगाना है। अब इसमें भी एक कैटेगरी B1 आएगा। B1 वो होगा जहां पे कि हाँ छोटा प्रोजेक्ट है लेकिन फिर भी उसका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट आएगा। जैसे आप केमिकल फैक्ट्री लेंगे तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट आएगा, लेकिन B2 में वो होगा कि जो नहीं इम्पैक्ट आएगा। आप कोई भी MSME खोल दें, छोटा सा आप उद्योग लगा लें, तो वहां पे इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट छोड़ा जा सकता है, स्किप किया जा सकता है B2 की कैटेगरी में। ये हो गया स्क्रीनिंग प्रोसेस, पहला स्टेज हो गया। जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट लॉ है, एक्ट है, उसका पहला प्रोसेस है। दूसरा है कि स्कोपिंग।
अब जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस देते हैं कि ये चीज चेक करेंगे कि वहाँ के कितने पक्षी हैं, कितने पशु हैं, कितनों को इम्पैक्ट आएगा, उनका कितना एरिया छोटा हो जाएगा। जैसे मानिए आप कोई एरिया ले रहे हैं, उसमें टाइगर रहते हो, अब आपका उतना एक्वायर कर लिया, मतलब वो पूरा जो फॉरेस्ट एरिया है वो मानिए 2000 स्क्वायर किलोमीटर का है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर में अगर आपने 500 स्क्वायर किलोमीटर ले लिया तो टाइगर्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, वन ऑफ द रेफरेंस हो सकता है। फिर वहां पे जो कुछ पक्षियां रहती हैं उन पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये होगा। ट्राइबल पीपल है उन पे क्या होगा, इन सब पे रिपोर्ट बनाता है। और कौन रिपोर्ट बनाएगा, एक थर्ड पार्टी उसमें हायर किया जाता है। और दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये जो थर्ड पार्टी है उसको पे कौन करेगा, जो आदमी प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। तो अब इस पे भी डिबेट है कि अगर थर्ड पार्टी जो रिपोर्ट बना रहा है उसको पेमेंट अगर जो प्रोजेक्ट डेवलपर है वही दे रहा है, तो ये आदमी किसके पक्ष में रिपोर्ट बनाएगा, जो पैसा दे रहा है उसी के पक्ष में बनाएगा। वो क्यों जाएगा उसके पक्ष में देखने की जो वहाँ के लोग हैं। तो यहाँ पे डिबेट चलता है कि इसको गवर्नमेंट को ये थर्ड पार्टी हटा के कोई न्यूट्रल या एनजीओ को लाना चाहिए। अब ये रिपोर्ट आ जाएगा, रिपोर्ट के पास पब्लिक हियरिंग आएगी, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडवर्टाइजमेंट करेगी, उस एरिया के लोग आएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे और लास्ट में अप्रेजल करके उस पर अपना डिसीजन दे देंगे। अब ये आता है कि जो कंटिन्यूअसली चेंज हुआ है इस एक्ट में, 1994 में ये एक्ट आया था, एक्ट को अमेंड किया था 2006 में और 2020 में इसको फिर से अमेंड किया था। इसमें ड्यूरेशन चेंज हुआ है, जैसे कि पहले पीरियड ऑफ द पब्लिक कंसल्टेशन स्टार्टिंग में 30 दिन दिया गया था, फिर लगा कि नहीं कम है 45 डे बढ़ा दिया गया, फिर लगा कि ज़्यादा हो गया तो 40 डे पे आया है। ऐसे ही इसमें जो मॉनिटरिंग पीरियड है कि प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया जाता है वो अभी जो है वो सालाना बेसिस पे है, पहले 6 महीने पे था। पहले जो इसका क्लियरेंस लेना पड़ता था केवल सेंट्रल गवर्नमेंट थी, लेकिन अभी अमेंडमेंट करके सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों से क्लियरेंस आप ले सकते हैं। तो ये सब प्रोविजन है जो आप एक बार देख सकते हैं। इसका जो चैलेंजेज है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के चैलेंजेस, जैसे एक मैंने बताया कि थर्ड पार्टी को पैसा कौन देगा, जो डेवलपर है, तो क्यों देगा। तो यहाँ एक चैलेंज है, उसके लिए हम बता सकते हैं कि न्यूट्रल एनजीओ आ जाना चाहिए या सिविल सोसाइटी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इन्होंने सजेस्ट भी किया है। फिर इन्होंने बोला कि प्रोजेक्ट डेवलपर EIN नेक्सस, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, लेंदी प्रोसेस हो रहा है, आप 6 से 8 मंथ ले रहे हैं। ऐसे में भी तो निगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, लोगों का चेंज ऐसे में पैसा दे के भी बदला जा सकता है, कुछ आप बांट सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो आप इसको जल्दी जल्दी कराइए। तो ये सब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का टोटल एक एनालिसिस है, हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये जीएस पेपर 3 में एक क्लियर कट इसका मेंशन है। ये जीएस पेपर 3 में आप देखिएगा कि साफ साफ इसको मेंशन किया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी कई बार क्वेश्चन भी पूछिए। यहाँ देखिएगा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट साफ साफ लिखा हुआ है, तो एक तरीके से कभी भी इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मालधारी पैस्टोरलिस्ट जो हमने कहा कि उनको इम्पैक्ट आएगा, मेनली ये कहाँ पे आ जाते हैं, गुजरात एंड राजस्थान में। मेन इनका क्या है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी है। इनका जो लाइफ स्टाइल है नोमैडिक है। नोमैडिक का क्या मतलब, कि वो बकरियां लेके या अपने कैटल को लेके एक जगह से दूसरे जगह पे चराते हुए जाते हैं। जैसे कि गर्मी का दिन आया तो पहाड़ों पे चले जाएंगे, वहाँ घास अच्छा मिल जाता है। अब ठंड का दिन आया तो वहाँ पे बर्फ आ जाता है, तो नीचे मैदान में आ जाते हैं। तो इनका लाइफ ऐसे ही है। फिर रास्ते में लोग ट्रेड भी करते हैं, तो ये प्रैक्टिस है। चैलेंज इन लोगों का ये है कि ग्रेजिंग लैंड धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये सब आप देख लीजिएगा, बेसिक चैलेंज ये है। अब इन्होंने राइटर बोले हैं कि अल्टरनेटिव शुड हैव कंसीडर, कि आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उसका अल्टरनेटिव भी है। पहला अल्टरनेटिव इन्होंने क्या कहा है कि जो मेगा प्रोजेक्ट है उनकी जगह पे आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। जैसे कि जो लोग अपने घरों पे ही सोलर एनर्जी लगवा लेना, अलग से इतना जो हम कई हजार एकड़ लैंड ले रहे हैं वो बच जाएगा, फॉरेस्ट ऐसा नहीं होगा, सबके छत पे आएगा, छत भी यूज होगा। और इन्होंने कहा कि ये करके हम 600 गीगावाट का आराम से पहुंच सकते हैं। इन्होंने एक चीज और कहा है कि जब हम एनर्जी यूज करते हैं तो उसमें वेस्टेज भी बहुत होता है। तो जैसे कि हम किचन में कई बार अप्लायंस चला के छोड़ देते हैं, जो लग्जरी यूज है, लग्जरी कंजप्शन है, जो लोग अमीर हैं वो 4-4 एसी चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो वेस्टेज है उसको असेसमेंट किया जाए, उस पर टैक्स लगाया जाए, उस पर ज्यादा उन पे बर्डन डाला जाए ताकि वो मिसयूज कम करे। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि राइट ऑफ नेचर को देखा जाए। जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राइट टू
राइट टू लाइफ एंड लाइफ राइट टू इम्पैक्ट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, उसके जगह पे आप राइट टू नेचर कीजिए ना। राइट टू लाइफ में तो सिर्फ इंसानों की बात हो रही है, लेकिन राइट टू नेचर में जो पशु पक्षी हैं, फॉरेस्ट है, ट्राइबल है, सबकी बात होगी। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इन्होंने कहा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ थ्योरी में है, राइट टू नेचर होने लगा है। करीब 30 देश ऐसे हैं जिन्होंने राइट टू नेचर को लीगल रिकॉग्निशन दिया है। इंडिया में भी स्टार्ट हुआ था। जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट था, उन्होंने 2017 में गंगा और यमुना को एक लिविंग पर्सन के जैसे डिक्लेयर किया था कि हम और आप जैसे राइट हैं, कि हमें चोट लगती है, हमारी इमोशंस है। गंगा और यमुना को भी उत्तराखंड ने कहा था कि वो भी एक इंसान के जैसे हैं, उनको भी चोट लगता है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया था, कहा था कि इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। जैसे आप कोई वाटर डिस्चार्ज करते हैं, किसी को घुसने ही नहीं देंगे, फिर तो अब वो इंसान है तो ऐसे भी उसको चोट लगेगी, फिर आप कहेंगे वोट नहीं चलाने देंगे, वोट जाएगा ना उसमें। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बेसिस पे इसको स्टे कर दिया था। फिर इन्होंने कहा कि हमेशा जब भी आप न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट बनाए तो एक चीज को चेक करें कि कोई उसका अल्टरनेटिव है कि नहीं और उससे कम इम्पैक्टफुल है कि नहीं, उसके बाद ही आप जाएं। और सबसे ज्यादा इन्होंने कहा है कि वेस्ट एंड लग्जरी कंजप्शन है, उस पर ज्यादा फोकस करना है, उसको रिड्यूस करना है। प्रॉब्लम विद इंडियन मॉडल क्या है? प्रॉब्लम विद इंडियन मॉडल है कि हम डेवलपमेंट को करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को ध्यान में नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार में अभी गवर्नमेंट ने 130 स्क्वायर किलोमीटर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए दिया, और उस एरिया में शेड्यूल्ड ट्राइब रहते थे जो आज तक किसी दुनिया के और इंसान से कांटेक्ट नहीं किए थे। और वहां का जो जंगल था सबसे प्रिस्टाइन था, कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं था। तो वो यूनिक था, उनका कल्चर यूनिक है। यूनिक कल्चर है तो कहीं ना कहीं आप डेवलपमेंट के लिए इस यूनिक कल्चर को तो गायब कर देंगे ना धीरे धीरे, अगर आपने एरिया बढ़ा दिया। तो उन्होंने कहा कि जो वहां पे लोग रहते थे उनका कल्चर तो रहेगा नहीं। अब वो जो जिस तरीके से लाइफ जीते हैं वो लाइफ स्टाइल नहीं रहेगा। वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जाएंगे, वो भी रोटी चावल खाएंगे, जो उनका खुद का डिपेंडेंसी है कि नेचर पे, वो नेचर को का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन नेचर को वो बढ़ावा भी देते हैं। एक तरीके से कहीं ना कहीं इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते हैं कि नेचर डिस्ट्रॉय हो जाए। तो कहीं ना कहीं देखिएगा कि इसका राइटर ने विरोध किया है। यही है इस पूरे एनालिसिस में कि इनका मानना है कि जो वर्डिक्ट है, ओवरऑल इसको समरी में ऐसे कहें कि इनका मानना यह है कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसमें जो रिमिशन, जो एमिशन के लिए बोला है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हम शिफ्ट करके एमिशन कम कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो उन्होंने बेसिस लिया है कि मेगा जो सोलर एंड विंड पावर प्रोजेक्ट है उसका अल्टरनेटिव है, रूफटॉप से कर सकते हैं, कंजप्शन कम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो लिविंग स्टाइल है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने की, वो घटा के किया जा सकता है। ये मेन इनका समरी है। इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को हमने डिटेल में पढ़ा है, तो इस पे एक क्वेश्चन हम इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर अप्रोच और आंसर हम कल स्टार्टिंग में ही डिस्कस करेंगे, और जो हमारे 5 प्रीलिम्स के क्वेश्चन है उसको भी आज दे दिया जाएगा डिस्कशन, कल उसका स्टार्टिंग में ही किया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द स्टेजेज इन्वॉल्व इनटू द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। हाउ डज ईच स्टेज कंट्रीब्यूट टू इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ द एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो अभी हमने देखा कि डिफरेंट स्टेज क्या स्टार्ट था। स्टार्ट स्क्रीनिंग से था, स्कोपिंग था, उसके बाद क्या था, पब्लिक पार्टिसिपेशन था, उसके बाद अप्रेजल था। आपको यही सब एक्सप्लेन करना है, और कैसे ईच प्रोसेस कैसे इंश्योर करता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को इंश्योर कैसे करता है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द इस न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे, अगेन इट इज फ्रॉम द एडिटोरियल, और यहाँ पे बात हो रही है गेटिंग टू द न्यू लेवल ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर। तो यहाँ पे जो मेन राइटर बताना चाहते हैं कि जो गेमिंग है उसको गैम्बलिंग से थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके देखना चाहिए। उसमें बेटिंग होता है लेकिन स्किल के बेसिस पे होता है। वो आंख मूंद के जुआ खेलने से ये अलग है। इसमें आपको स्किल चाहिए, क्योंकि इस पे आपको नॉलेज चाहिए उसको अप्लाई करने के लिए, और तब आप जाके करेंगे, और वो एकदम ब्लाइंड गैम्बलिंग नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग है, वो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट कह रही है कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, उसका एक पार्ट हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इससे रिवेन्यू काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगा है, जो ग्रोथ है ज्यादा है।
इन्होंने कहा कि गेमिंग को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, माइथोलॉजी बेस्ड गेम। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि वो थोर क्या क्या होते हैं, जो वेस्टर्न और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके हीरोज हैं, कहीं ना कहीं हम उनको रिप्लेस करके अपने जो माइथोलॉजी हैं जैसे कि अर्जुन, भीम, राम, उनको लाके इस गेम में करें तो लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा होगा। लेकिन ये भी है कि लोग विरोध भी हो सकता है, राइटर को ये भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो इमोशनल सेंटिमेंट है उसको लेके विरोध होना स्टार्ट होगा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि प्रमोटिंग द वीमेन पार्टिसिपेशन। आप इस इंडस्ट्री में देखिएगा वीमेन नहीं दिखती हैं, वीमेन्स का काफी कम पार्टिसिपेशन है, उसको बढ़ाया जा सकता है। नए नए तरीके का इनोवेशन करके ला सकते हैं। और परसेप्शन जो गेम का है कि ये करियर नहीं बनाता है, तो इसको भी लाना पड़ेगा कि इसमें करियर है, इसमें प्रोग्रामिंग हो सकती है, लोग एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब इन्होंने इसके सपोर्ट में बोला कि जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है वो 28% का रहा है 2020 और 23 के बीच में। और इन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो इसका ग्रोथ है 2028 तक वो 33,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगा और 15% पर ईयर का कंपाउंड ग्रोथ है। मतलब इस साल 100 रुपए का है तो अगले साल 115 रुपए इसमें अर्निंग होगी, उसके अगले साल 115 रुपए पे 15%, तो नियर अबाउट ये 132 रुपए के आसपास होगी। अगर आप CSAT अच्छे से लगाएंगे तो कुछ इतना ही आएगा। ओके तो यहाँ पे देखिएगा जो डिजिटल ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री का रिवेन्यू है, रिवेन्यू मतलब गवर्नमेंट के पास जो अर्निंग आ रही है वो 3,000 बिलियन डॉलर 2021 में थी। अब इंडिया का ग्रोथ हाई है लेकिन ओवरऑल जो ग्लोबल टोटल अर्निंग है उसका सिर्फ 1.1% है, तो इंडिया का पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा, इंडिया के पास बहुत चांस है। अब इंडिया में ये भी देख सकते हैं कि जो स्टार्टअप है मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी जो है उसको ले सकती है, और जो इंडियन गवर्नमेंट अभी एम कर रही है कि 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी हम अचीव करेंगे। जैसे ओवरऑल हम 5 ट्रिलियन अचीव करना चाहते हैं, उसमें जो डिजिटल है वो 1 ट्रिलियन हम डिजिटल इकोनॉमी से लाना चाहते हैं। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहली बात तो गवर्नमेंट एक रूल के साथ आई है। जैसे इन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया है, टास्क फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बनाया है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हमने नोडल मिनिस्ट्री डिक्लेयर किया। नोडल मिनिस्ट्री का मतलब इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री का पद हो जाती है, और प्राइम मिनिस्टर का जो मेन मीटिंग होता है उसमें ये लोग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी पद इसलिए बढ़ा दिया गया क्योंकि हम ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं। फिर इन्होंने बताया कि रूल भी चेंज किया है, इंटरमीडिएट गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल है उसको भी हमने चेंज करके उसमें ज्यादा क्लियरिटी लाया है कि टैक्स का डिडक्शन कब होगा। मैं अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं जब पहले ही मुझे क्लियरिटी हो कि मैं ये अगर बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मुझे फायदा क्या होगा। अगर टैक्स का मुझे बता दिया जाए कि 2 साल आपको टैक्स ही नहीं देना है, तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट दिखाऊंगा ना कि 2 साल से पैसे लगाओ, कमाओ, कोई टैक्स मत दो। तो नियर अबाउट अगर क्लियरिटी ला दिया इस रूल ने तो लोग ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस में एंट्री करेंगे। इश्यू दैट नीड टू बी स्क्रूटिनाइज्ड, यहाँ पे अब देखिएगा कि स्क्रूटनी क्या करना है। जो राइटर है वो बोलेंगे ठीक है आपने बहुत ज्यादा ये सब फायदे गिना दिए लेकिन दिक्कत भी है। सबसे बड़ा दिक्कत इन्होंने कहा कि अभी जो टैक्स है गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है, 28% कर दिया, पहले इस पे 18% था। ओके दूसरी बात इन्होंने ये कहा है कि हायर टैक्स रेट हैज इनिशियली बूस्टेड द टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका घाटा होगा। जैसे आप स्टार्टिंग में 8% 28% लेके तो ये तो दिखाएंगे 100 रुपए पर 28 रुपए आपका फायदा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोग इस बिजनेस में नहीं जाएंगे क्योंकि जब आप 18 से 28 कर दिए तो लोगों का जो इंसेंटिव है, मैं अगर 100 रुपए कमा रहा हूँ और सरकार उसमें से 28 रुपए मांग ले रही है तो मैं धीरे धीरे इस बिजनेस में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा कि जहाँ पे 5 रुपए लेती है टैक्स उसमें जाऊं। तो कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट के लिए सही नहीं है। और साथ साथ इन्होंने कहा कि सॉफ्ट पावर का यूज करना है। अगर बढ़ाना है तो सॉफ्ट पावर क्या हो सकता है, हम अपने कल्चर का यूज करें। जैसे इंडियन माइथोलॉजी अभी बात हुई थी कि जो हमारे हीरोज है राम या हमारे हीरोज हनुमान है या अर्जुन है, जो भी है उनको हम उसमें ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेट करें। फिर इन्होंने कहा कि जो हमारा India has two opportunity to become the leading global gaming hub by addressing the existing deficiency। और पहला डिफिशियंसी ऑलरेडी टैक्स को लेके था, दूसरा इन्होंने कहा कि इसको ज़्यादा इंटीग्रेट करने के लिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ द कल्चर का यूज करिए। जैसे कि लीजेंड है
फॉकलोर है उसको भी आप गाने ऐसे लगाइए जो इंडिया का सेंस दे। जैसे आप इंडिया का, जैसे जब आप देखते होंगे रामायण में, तो उसमें नया नया म्यूजिक आता है, नया नया जो सॉन्ग आता है, अगर वो सब गेम में आए तो और मजा आएगा लोगों को खेलने में। जैसे आप श्री कृष्णा देखते होंगे या रामायण देखते होंगे तो एक आता है ना एक तरीके का सॉन्ग, वो सब इसमें इंटीग्रेट किया जाए। फिर इन्होंने कहा कि ओवरऑल इन्होंने कहा कि इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाना है स्किल गेमिंग के लिए एंड कैपिटलाइज अ कल्चर नैरेटिव, बात वही है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज एनालिसिस। नेक्स्ट न्यूज अगेन ये एडिटोरियल ही पेज से है, और यहाँ पे जो तमिलनाडु गवर्नमेंट और केरला गवर्नमेंट के बीच में जो लड़ाई चल रही है, किसको लेकर लड़ाई चल रही है? मुल्ला पेरियार डैम को लेकर हो रही है कि उसमें कितना, इसका मेन केस ये है कि डैम जो है वो जमीन है केरला का, डैम किसके हिस्से में है? वो तमिलनाडु के हिस्से में है। अब आपके जमीन पे कोई और मकान बना के रहे और आपको उसमें थोड़ा भी अधिकार न दे, किराया भी न दे, तो आपको बुरा लगेगा। यही केस है यहाँ पे। जमीन किसका है? केरला में है। डैम किसका है? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के पास सारा बेनिफिट जाता है, जो इरिगेशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी है। अब केरला क्यों मजबूर है? क्योंकि 129 साल पहले इन्होंने डैम जब बनाया था तो एग्रीमेंट हुआ था। केरला गवर्नमेंट, उस समय केरला गवर्नमेंट की जगह पे प्रिंसली स्टेट था, तिरुवनकोर गवर्नमेंट, तिरुवनकोर वो थे प्रिंसली स्टेट थे, और कोच्चि प्रिंसली स्टेट थे, उनके बीच में। और जो उस समय कॉलोनियल रूल था मद्रास पे, मद्रास प्रेसिडेंसी था, अंग्रेजों का हुकूमत था, तो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था। उसमें केरला का जो तिरुवनकोर एंड कोच्चि के राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने लीज पे 999 साल के लिए दे दिया ये तमिलनाडु को। अब केरला को मिल नहीं रहा है, तो केरला का अलग अलग बहाने भी होते हैं। अब केरला तो डायरेक्ट कह नहीं सकता कि आप हटाइए, क्योंकि लीज पे है, एग्रीमेंट है, आप तोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि आप एक एग्रीमेंट आप तोड़ेंगे, 10 अदर एग्रीमेंट होगा, वो तमिलनाडु तोड़ देगा, जिसमें अब केरला को फायदा हो रहा होगा। तो अब केरला क्या कहता है? केरला कहता है कि हमको ये दिक्कत नहीं आपके पास है। वो कहता है कि सेफ्टी का इश्यू है, कि आपने ज्यादा पानी भर के रखा है, टूट जाएगा बांध, हमारे लोग नीचे रहते हैं, उनपे बाढ़ से सब लोग दह जाएंगे, जान चली जाएगी, फॉरेस्ट चला जाएगा, ऐसे ऐसे बहाने आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन जो जजमेंट दिया वो तमिलनाडु के फेवर में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 142 फीट पे कोई खतरा नहीं है, वो साइंटिफिक रूप से प्रूफ है, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा कहीं ना कहीं ये इश्यू नहीं जाता, कहीं ना कहीं बार बार केरला कहता है कि नहीं दिक्कत है। तो डैम सेफ्टी एक्ट भी लाया गया 2021 में कि ये इश्यू सॉल्व कर दी जाए, लेकिन ये इश्यू अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा कि लास्ट में जो हमने रूल अपनाया, जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल अपनाया इसको सॉल्व करने के लिए, उसको कहते हैं रूल कर्व। रूल कर्व कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस पे करते हैं? कि ऑपरेशन ऑफ द डैम शटर। डैम शटर क्या है? जब डैम होता है उसका शटर खोला जाता है, बंद किया जाता है, उस हिसाब से कि किस हिसाब से पानी की मात्रा ज्यादा है और पानी की मात्रा कम है। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों में एक खतरा होता है और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश किया जाता है। ओके, तो यहां पे देखिएगा कि डैम शटल ऑपरेशन शेड्यूल, अब केरला को इस पे हमेशा से दिक्कत होती है। एक तो केस ये है, दूसरा केस ये है कि जो मेगा कार पार्किंग है उसको भी लेके केरला लड़ाई लड़ रहा है। उसमें केरला का जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो लीज है, प्रोजेक्ट साइट इज द आउटसाइड द लीज एरिया हैज बीन द डिस्प्यूटेड बाय द तमिलनाडु। इसमें तमिलनाडु को दिक्कत है। जैसे मैंने कहा ना कि एक बार तो जमीन आपके हिस्से में, दूसरी बार तो जमीन केरला के हिस्से में, और तमिलनाडु उस पर केस कर रहा है कि जो आपका कार पार्किंग एरिया है वो लीज जो था वो लीज एरिया से ज्यादा है। हमने 100 एकड़ दिया है, आपने 200 एकड़ में बना के रखा है। तो ये जो दो इशू है कंटिन्यूअसली केरला और तमिलनाडु के बीच में जा रहे हैं। और ऐसे में जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि अभी टाइम अच्छा है, केरला और तमिलनाडु में दोनों अच्छा ऐसे गवर्नमेंट है जो एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। दोनों की लड़ाई है सेंटर से, यहाँ पे दोनों आपस में अपना लड़ाई जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें जो अंडरस्टैंडिंग है अच्छी है। दूसरी चीज इन्होंने राइटर ने कहा है कि जो पानी का मैटर है या जो ये सब एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, तो इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल रूप से, कि आप पॉलिटिकली आप लोगों को भड़का दिए, लड़ाई हो गया, राइट हो गया और लोगों की जान जा रही है, तो इस सब चीजों से मना कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगेन इट इज फ्रॉम द स्पोर्ट्स न्यूज। जो स्पोर्ट्स न्यूज में अभी जो थॉमस एंड द ऊबर कप था उसमें चाइना में हो रहा था।
चेंडगू, तो ये याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है कि थॉमस एंड द उबर कब कहाँ पे हुआ। पहला क्वेश्चन तो ऐसे बना देंगे कि ये हुआ, दूसरी बोलेंगे कि कौन जीता, तो दोनों जो मेल एंड फीमेल है दोनों में चाइना ने जीता है, चाइना के ही लोग जीते हैं। और यहाँ पे जो है वो पेरिस ओलंपिक के पहले ये सबसे बड़ा एक तरीके से टूर्नामेंट था, तो कहीं ना कहीं ये टेस्ट कर रहा था कि जो परफॉर्मेंस है डिफरेंट प्लेयर्स का वो कैसा है। तो अभी देखेंगे जो इंडिया साइड में है, भले इंडिया हार गई लेकिन परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, जैसे कि सात्विक साईराज रनकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी ऑलरेडी एशियन गेम जीत सके थे, यहाँ पे भी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे थे। इंडिया जो आउट हो गया है कि लास्ट 8-1-3 से चाइना से ही हार गया है, तो इस सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा, ये आपको स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में काम आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट जो हम लेने जा रहे हैं वो है कार्बन फार्मिंग। और कार्बन फार्मिंग क्या होता है कि जो हम फार्मिंग करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, वो क्या करेंगे, कार्बन फॉर्म करेंगे। कार्बन ऐसे फॉर्म नहीं होता है, कार्बन इसमें ये मतलब है कि जो कार्बन का एब्जॉर्प्शन होगा वो ज्यादा होगा, हम ऐसा फार्मिंग करेंगे। जो हम पेड़ पौधे लगाएंगे उसमें कार्बन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, जो जमीन जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसकी जो उर्वरा शक्ति होती है, जैसे उसके बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डिप्लीट होने लगते हैं, वो वापस आ जाए। हम ऐसा करते हैं कि अगर किसी जगह से हम एक ही चीज को बार बार निकाले तो उसकी कमी हो जाती है, तो कभी हम कुछ और निकाले, फिर दूसरी बार कुछ और निकाले और वापस चीजें भरती भी रहे तो चीजें बैलेंस बनी रहती हैं। तो हम देखेंगे कि जो कार्बन फार्मिंग है वो एक तरीके का ऐसा ही टेक्निक है जो रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर टेक्निक का यूज करेगा और क्या करने की कोशिश करता है कि रीस्टोर इकोसिस्टम हेल्थ, इकोसिस्टम का जो हेल्थ डिग्रेड हुआ है उसको सही करेगा। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर जो लोग खेती कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी उनकी ज्यादा हो जाएगी। इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो पहले 100 क्विंटल वो प्रोड्यूस करते थे उनकी प्रोडक्टिविटी 110 क्विंटल होगी। तो बात तो सही है, क्योंकि अगर आप जो सॉइल हेल्थ को अगर आप रीस्टोर कर दें तो पहले जो पौधे कम उपज देते थे वो ज्यादा देंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक ये तरीका है, एक तरीके से हम एग्रीकल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को भी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब कार्बन स्टोरेज बढ़ाया जाता है इन द एग्रीकल्चर लैंडस्केप। जो हम ऐसा फार्मिंग करेंगे, जैसे हमने खेती की, खेत के चारों तरफ हमने पौधे लगा दिए बड़े बड़े, अब वो पेड़ पौधे क्या होंगे कि कार्बन रीस्टोर करेंगे लंबे टाइम के लिए। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैस का इंपैक्ट होता था उसको भी हम रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि सॉइल का अगर हेल्थ अच्छा हो तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस की भी जो मात्रा होती है कम हो जाती है। अगर सॉइल हेल्थ होगा तो अच्छा हो, सॉइल का हेल्थ अच्छा हो, तो आप खुद सोचिए कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड हमें कम जो लगेगी। अगर कम डालेंगे तो जो हमारा एमिशन है कम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना फर्टिलाइजर यूज करेंगे आप गैसेस, जैसे कि आप सल्फर डालते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड निकल के वो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कि एड्रेस सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर स्कार्सिटी एंड चैलेंज रिलेटेड टू द क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। सो हाउ कैन कार्बन फार्मिंग हेल्प, तो कैसे कार्बन फार्मिंग हेल्प करेगा। पहली बात कि कार्बन फार्मिंग में हम क्या क्या यूज करेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री मीन्स हम कल्टीवेशन भी करेंगे, फॉरेस्ट लैंड भी उसमें प्रमोट करेंगे। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम मल्चिंग यूज कर सकते हैं, हम माइक्रो इरिगेशन यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जहां पे ऐसा हम करेंगे कि डाइवर्सिटी प्रमोट हो, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होगा, कि हम ऐसे पौधे लगाएंगे कि एक पौधे का जो रेजिड्यू है, जैसे एक पौधे से नाइट्रोजन निकल रहा है और एक पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत है तो वो उससे वहां चली जाएगी, दूसरे से सल्फर निकल रहा है और दूसरे को जरूरत है तो सल्फर फास्फोरस सब आपस में एक तरीके से न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होगा। हम ऐसे ऐसे पौधे लगाएंगे कि मानिए एक रो में ऐसा लगा दिया जिससे नाइट्रोजन निकले और सल्फर चाहिए उसको, दूसरे वाले रो में ऐसे लगा दिए जिसको सल्फर निकले और नाइट्रोजन चाहिए, तो एक दूसरे का पूर्ति कर देंगे, उसके जड़ से एक निकलेगा दूसरा आएगा और वो मिट्टी में मिलेगा और कहीं ना कहीं वो हम अगर इरिगेट करेंगे और कहीं ना कहीं हम देखेंगे सर्कलिंग जो होता है उससे आपस में जो होगा इंटरचेंज होगा, तो इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। एग्रो इकोलॉजी कि आप खेती भी कर लें और इकोलॉजी को इम्पैक्ट भी ना करें। आप कई बार हम देखते हैं खेती ऐसी होती है, जैसे आप देखिएगा कि
जो हम हरियाणा है, पंजाब है, पराली जलाने लगते हैं, तो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन ऐसा खेती करना है कि इकोलॉजी को इम्पैक्ट नहीं है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आपकी इकोलॉजी करने से कहीं ना कहीं जंगल का जो नंबर्स है वो बढ़ जाए। आप पेड़ पौधे भी लगा लिए, आपने ऐसा एग्रीकल्चर किया कि कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा हो। ओके, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एंड द लैंड रिस्टोरेशन, ये सब की बातें कही जा रही हैं इसमें। हम देख रहे हैं कि सिल्वो पास्चर एंड एले क्रॉपिंग। सिल्वो पास्चर क्या होगा? अभी जैसे मैंने कहा ना, एक रो में आपने प्लांट लगा दिया, दूसरे रो में आपने क्या लगाया? जो ऐसे फसल जो गाय पशु खाते हैं, जैसे आपने पशुओं को पाल रखा है, हो सकता है कि वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, वो उस पौधों को खाएगा। और फिर उसके बाद आपने साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री भी करके रखा है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब आपने जो पशुपालन भी करके रखा है। तो कहीं ना कहीं देखिएगा कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। रिले क्रॉपिंग भी ऐसी होती है कि आपने एक बार एक क्रॉप किया, दूसरे बार दूसरे को करा। तो ये सब चीजें यहाँ पे सजेस्ट की गई हैं। तो ये सब जितने भी मेथड है, जैसे कि जीरो टिलेज है या क्रॉप रोटेशन है, कहीं ना कहीं जीरो टिलेज क्या होगा? टिलेज मीन्स होता है कि आप जो क्या करते हैं, जो आप ये क्या कहते हैं, जोतने को क्या कहते हैं? प्लाविंग। प्लाविंग होते हैं ना, प्लाव करते हैं विदाउट जोते हुए ही आप अगर फसल उगा ले। आपने देखा होगा गांव में कई बार आप ऐसे छींट देते हैं, सब्जियां उब्जियां ऐसे उग जाते हैं, वहां पे जोतने की जरूरत नहीं होती, प्लाविंग की नहीं। क्रॉप रोटेशन कि आपने एक बार कुछ और क्रॉप, जैसे एक बार आपने राइस कल्टीवेट किया, दूसरी बार आपने गेहूं कर लिया, तीसरी बार आपने मक्का कर लिया, चौथी बार जौ बाजरा किया। तो ऐसे क्या होता है कि जो एक ही तरीके का न्यूट्रिएंट्स नहीं बार बार जाएगा। मानिए आपने जब राइस किया तो कुछ जरूरत होगी, मानिए उसको फास्फोरस की ज्यादा जरूरत होगी। अब आप 10 बार ही फास्फोरस निकाल ले तो उस मिट्टी में कुछ बचेगा ही नहीं। तो जो राइस की नीड होगी वो आगे वाले में नहीं होगा। तो अगर आप क्रॉप रोटेट करते हैं तो ऐसा होता है कि दूसरा वाला क्रॉप उसमें कुछ ऐसे, जैसे दाल की आप खेती करते हैं, जैसे पल्स की खेती करते हैं, तो नाइट्रोजन उसके जड़ में पैदा होता है, तो नाइट्रोजन अपने आप सॉइल में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा करना चाहिए कि क्रॉप रोटेशन से यही फायदा है। तो सारे कहीं ना कहीं ये जितने भी तरीके के आपके दिए हैं कि खेती करने का तरीका, सब आपको बता रहा है कि क्या करेगा। कार्बन फार्मिंग करेगा, एक तरीके से सॉइल को रीस्टोर करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। लेकिन इस सब चीजों में चैलेंज क्या है? अब आपने कह दिया कि रोटेट कीजिए, रोटेट तो मैं कर लूं, लेकिन दिक्कत है कि एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में एक ही तरीके का ही फसल होता है। अब तो अपने मर्जी से उगा नहीं पाऊंगा। तो सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे होती है? जो माउंटेनियस एरिया है, जमीन पे तो फिर भी उपजाऊ होता है, आप कई तरीके का खेती कर सकते हैं। लेकिन माउंटेन का जो मिट्टी होता है वो कठोर होता है, उतना वो उपजाऊ नहीं होता है। तो वहां पे जो फसल के डाइवर्सिटी है वो लेस है, वहां पे दिक्कत होती है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि जो एग्रीकल्चर में भी पर्टिकुलरली इफेक्टिव इनटू द रीजन विद द एडुकेट रैनफॉल एंड द फर्टाइल सॉइल। रैनफॉल की भी जरूरत होती है, किसी किसी रीजन में रैनफॉल ही नहीं है। जैसे आप देखिएगा कि जो राजस्थान का एरिया है वहां पे रैनफॉल ही नहीं है, आप चाह के भी कई फसल नहीं कर सकते। वहां पे ऐसे ही फसल आप करेंगे जो कि कम पानी देके कम इरिगेशन से हो। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि ये सब दिक्कतें हैं। सिलेक्शन ऑफ द प्लांट स्पीसीज इज क्रूशियल। और यहाँ पे देखिएगा कि अगर आपने आम जनता को नहीं पता होती है कि क्या कैसे करना है, अब ऐसे केस में इन्होंने यहाँ पे बोला है कि क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज इन्होंने कहा है, नहीं यहाँ पे तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऑलरेडी वर्ल्ड में कई जगहों पे एग्जांपल दिया है। जैसे कि इन्होंने शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज एंड द कार्बन फार्मिंग इनिशिएटिव इनटू द ऑस्ट्रेलिया की इन्होंने एग्जांपल दिया है। फिर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है केन्या का, वहां पे एग्रीकल्चर कार्बन प्रोजेक्ट चल रहा है, 4/100,000 इनिशिएटिव भी चल रहा है। तो ये सब इन्होंने एग्जांपल दिया जहां पे ऑलरेडी हम लोग कार्बन फार्मिंग कर रहे हैं। एग्रीकल्चर का तरीका इन जगहों पे ऐसे है जहां पे कि एमिशन कम, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है। अब हम देखेंगे कि इंडिया में ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कई ऐसे, जैसे एनुअल पेमेंट आपने देखा है कि पीएम किसान सन्निधि योजना जो चल रहा है, प्रधानमंत्री जो आजकल 5,000 6,000 हमें दिया जा रहा है जो फार्मर्स को, उससे कहीं ना कहीं जो फार्मर्स हैं उनको पैसा मिलेगा तो वो अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने ये कहा है कि जो इंडो गंगेटिक एंड डेक्कन प्लेटू है उनमें उपजाऊ जमीन है और वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी है, वहाँ पे तो ठीक है। लेकिन हिमालयन रीजन एंड कोस्टल एरिया में इंडिया में चैलेंज फेस कर रहा है।
अब इसके लिए इन्होंने ये भी एग्जांपल दिया कि इसके फायदे भी काउंट करा दिए हैं कि जो हमारा जो 3 to 8 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट एनुअली अगर हम एब्जॉर्ब करेंगे इस मेथड से, तो 20-30 साल में हम क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन पे आ जाएंगे। अभी इतना ज्यादा हमने इमिट कर दिया कि ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा है जो ग्रीन हाउस गैसेज है, 20-30 साल लगेगा ये स्टेबलाइजेशन आने में, उसके बाद हम प्रॉपर बैलेंस में आएंगे। और उसके लिए इन्होंने सजेस्ट किया क्या क्या कर सकते हैं। पहले चीज की अवेयरनेस बढ़ाइए। आम जनता जो फार्मर्स है इंडिया में इलिटरेट है, ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके पास दिमाग है, बुद्धि है, वो होशियार है, लेकिन एजुकेशन की कमी है, तो आप उनको अवेयर कीजिए। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट होनी चाहिए एक प्रॉपर तरीके से, उस तरीके से आप स्कीम लाइए, लॉ लाइए, तब जाके लोग उसको फॉलो करेंगे। उसमें आप सब्सिडी, इंसेंटिव, आप सब कुछ ला सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल जो बैरियर है इंडिया में, अब इंडिया में देखिएगा कि जो गांव एरिया है वहां से अब लोगों को 100, 200, 500 किलोमीटर दूर जाना पड़े कोई टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए, लोग तो 50 किलोमीटर नहीं जाने को तैयार होते हैं, इतना दूर कैसे जाएंगे? तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल बैरियर है। दूसरा बैरियर ये है कि जो टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने में पैसे बहुत लगते हैं। माइक्रो इरिगेशन में जो पाइप होता है लगवाना काफी महंगा पड़ जाता है, वो लाखों में आ जाता है, और यहाँ के जो एग्रीकल्चर है उनके लिए इतना इन्वेस्टमेंट इजी नहीं होता है। तो गवर्नमेंट इंसेंटिव दे, सब्सिडी दे, और ऐसा इन्वायरमेंट दे जो ये सब एडॉप्ट करने में ये लोग वो मतलब इजीली एडॉप्ट कर सके। लास्ट में इन्होंने कहा कि इसका फायदा मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, इंप्रूव हेल्थ ऑफ द सॉइल एंड द क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जॉब भी तो क्रिएट होगा जब आप अच्छे से, मानिए आप माइक्रो इरिगेशन लगवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को तो वो माइक्रो इरिगेशन लगाने के लिए मजदूर लगेंगे। जो आप डिफरेंट टाइप ऑफ द मेथड करते हैं, सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, पैसे भी बढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द साइंस बिहाइंड द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI, जो हमेशा आपने सुना होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके लिए 2003 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इसकी खोज जो हुई थी 1970 में हो गई थी, और कमर्शियलाइज भी कर दिया गया था। खोज थोड़ी पहले हुई थी, कमर्शियलाइज कर दिया गया था, और बाद में इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। MRI मेनली क्यों इंडिस्पेंसेबल है? जब आपको कोई भी बीमारी होती है तो बिना चीड़ फाड़ किए, विदाउट सर्जरी, आपके जो अंदर है, जो आपके शरीर के स्किन के अंदर है, उसका इमेज बता देगा। इमेज बता देगा तो इससे ये क्लियरिटी आ जाएगी कि कहीं पे दिक्कत है। अगर कहीं पे मानिए आपके अंदर बैक्टीरिया है, कहीं पे वायरस है, तो वो बाहर से ही बताया जा सकता है। तो इसीलिए MRI इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन MRI क्या पूरे शरीर का हो सकता है? नहीं, ये सिर्फ सॉफ्ट पार्ट का होता है, इमेज ऑफ द वेरियस बॉडी पार्ट, एंड दे आर द ओनली फॉर द सॉफ्ट टिश्यू। एंड सॉफ्ट में क्या यहाँ पे है? सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। क्या क्या हो सकता है? ब्रेन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर, जो सीने के ये सिस्टम है वो कार्डियोवैस्कुलर होगा। स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारा ये पीठ की रीढ़ की हड्डियां हैं। जो आपके जॉइंट्स है, मसल्स आपको पता ही होगा, लीवर आपको पता ही होगा, आर्टरीज जो हमारी नसें हैं वो सॉफ्ट होती हैं। तो सॉफ्ट क्या क्या होंगी? जो भी जो कैल्सिफिकेशन जिसका नहीं हुआ, कैल्सिफिकेशन जो हड्डियां होती हैं, कैल्सिफिकेशन होता है, इसीलिए वो उसको कैल्सिफिकेशन हो जाता है। बीमारियां कौन कौन है? अल्जाइमर हो गया, डेमेंशिया हो गया, एपिलेप्सी हो गया, एंड स्ट्रोक हो गया। सबसे ज्यादा दिक्कत है कि अल्जाइमर से। अल्जाइमर आपने देखा होगा कि लोग कुछ नहीं याद रहता, उनको अपने माता पिता नहीं याद रहते। डिमेंशिया में होता है कि माता पिता तो याद रखेंगे, लेकिन उनको चीजें भूल जाते हैं कि कल क्या कहा, परसों क्या कहा। ऐसे ही ये सारी बीमारियां, इन सबों के लिए MRI काफी काम आता है और सही सही बताता है। रिसर्च में MRI का यूज ब्लड फ्लो को भी जानने के लिए किया जाता है। इसका जो मेन थिंग है, क्या इसके मेन टेक्नोलॉजी है? जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका बहुत स्ट्रांग होता है, उसी का यूज करते हैं, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। और इसीलिए देखा जाता है कि कभी भी आप देखिएगा कि आप जाएंगे तो आपके जितने भी मेटल्स हैं वो हटवा लिए जाते हैं। अगर इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आप गलती से आप अपना क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड लेके चले गए और आप MRI करवा लिए, तो उस क्रेडिट कार्ड का जितना भी मैग्नेटिक बार होता है वो गायब हो जाएगा। वो एकदम उसको हटा देता है, गायब कर देता है, इतना स्ट्रांग होता है। इसीलिए देखिएगा जिन लोगों का इम्प्लांट होता है, जैसे सर्जरी हुआ होता है, अंदर कोई मेटालिक वो इंसर्ट किया गया होता है, उन लोगों के लिए ये मना किया जाता है। क्या टेक्नोलॉजी है? मेनली इसमें जो हाइड्रोजन, हमारे बॉडी में जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उसका यूज होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। आपको पता ही होगा साइंस में कि अगर हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, ये न्यूक्लियस में होता है।
दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा जब मैग्नेटिक फील्ड होता है तो ये अलाइन हो जाते हैं और उसी का वो इमेज बना देते हैं। यही मेन है, आपको इसके में ज्यादा इंटरनल नहीं जाना है। जो आप देखिएगा कि जो इमेज होता है एमआरआई का, जो गोल वाला पार्ट आप देखते होंगे उसको क्या कहते हैं, बोर कहते हैं। ओके, और वहीं पे स्कैनिंग होती है। मैग्नेटिक फील्ड कॉज द स्पाइन एक्सेस ऑफ द हाइड्रोजन, जो अलाइनमेंट है उसको स्पाइन एक्सेस कहते हैं। एंड अलाइन अलोंग द इट्स डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में इमेज क्रिएट होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि उस एरिया में कैसे पार्टिकल अरेंज है और कोई बीमारी है तो वो बता देगा। प्रॉस ऑफ दिस एमआरआई, इसका यह है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड ही नहीं होती है, इसमें स्मॉलर मैग्नेट भी लगे होते हैं जिनकी इंटेंसिटी कम होती है और वो उस एरिया का भी बता देते हैं जहां पे कि छोटे छोटे जो पोर्शन बॉडी के होते हैं उसको भी वो स्कैन कर लेते हैं। तो ये इनकी मेन है। आप यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिएगा, एमआरआई में का जो डिफरेंस है दोनों का, आपको लगेगा कि एक ही तरीके का मशीन है, मशीन आपको बिल्कुल सेम लगेगा, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जो एमआरआई में होता है मैग्नेटिक फील्ड या रेडियो वेव यूज हो जाएगा और जो सीटी स्कैन में है एक्सरे यूज होगा। किसके लिए बेस्ट है? ये सॉफ्ट टिश्यू के लिए, ये हार्ड टिश्यू, बोन्स हो गया, ओके, ब्लड हो गया, ब्लड वेसल हो गया, इंटरनल इंजरी में वो ज्यादा होगा। कि कहाँ पे मना कर दिया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड जो भी चीजें होती हैं जहाँ पे इंड्यूस होती है मना कर दी जाएगी। अगर आपको क्लास्ट्रोफोबिया है तो आपको मना कर दिया जाएगा। इसमें क्या होता है, रेडिएशन एक्सपोजर इसमें भी होता है लेकिन इंटेंसिटी थोड़ा लो होती है, आयनाइजेशन का चांस उसमें भी होता है। ये स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है। लास्ट जो न्यूज हम लोग ले रहे हैं वो प्रो पुअर टैग हैज बीन एडेड टू द पुअर। इन्होंने जीएसटी को बोला है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि जो जीएसटी है प्रो पुअर है। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि हमने इस बार जो लास्ट महीने का जो रिजल्ट आया है 2 लाख से ज्यादा हमने इकट्ठा किया है जीएसटी। और ये भी देखा गया है कि जीएसटी में इन्होंने बताया है कि जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट थिंग है जैसे कि हेयर ऑयल हुआ, सोप हुआ, उन पे जो टैक्स कट है वो कम किया गया है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि सी डोंट प्रोवाइडेड द डिटेल हाउ दिस जीएसटी हैज बीन कैलकुलेटेड। उन्होंने बता तो दिया लेकिन मेथड नहीं बताया। साफ साफ उन्होंने ये भी बताया कि जो नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी है वो इंश्योर करती है कि जो बेनिफिट पास हो वो कंज्यूमर तक जाए। क्या होता है ये बेनिफिट पासिंग एंड द एंटी प्रॉफिटियरिंग? जैसे होता है कि जैसे सरकार ने रेट घटा दिया, रेट जैसे पहले 28 था, सरकार ने 18 कर दिया। जो सेलर होते हैं वो जल्दी रेट नहीं घटाते, वो 10 दिन तक सामान उसी पे बेचेंगे, 28% ही लेंगे। और ऐसे में क्या होता है कि कंज्यूमर का घाटा लगता है, उनको फायदा होता है। तो ये रूल है कि अगर सरकार आज 28 से 18 करती है तो जो दुकानदार हैं तुरंत उसको 28 से 18 बढ़ाने पे बढ़ा देते हैं, काफी वो होशियार होते हैं। लेकिन जब घटेगा तो घटाते नहीं है, उसीलिए ये अथॉरिटी है वो पेनाल्टी लगाते हैं उनपे कि आपने घटाया क्यों। तो उन्होंने, मैडम ने और भी बताया कि हमने जीएसटी में काफी जो इसेंशियल चीज है उसको एग्जेम्प्ट किया, इसीलिए लोगों का फायदा है। अब देखते हैं उसका कितना फायदा है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज। तो यहाँ पे हमने जितने भी आज के इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको कवर किया है। यहाँ पे हम फ्यूरियस 5 डिस्कस करते थे, लेकिन फ्यूरियस 5 अब उसको हम कल सुबह डिस्कस करेंगे जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो सेशन है यही हम समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का ये सेशन ज्वाइन करने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।